अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने एक लॉन्ग वायर से जब करंट पास होता है उसके नतीजे में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसके फीचर्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को सीखना है। अगर हम लर्निंग आउटकम को देखें तो हमें कहा गया कि हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करें। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये है बच्चों कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में, या अगर डिपेंड करता है कंडक्टर जो है वो अगर कॉइल की सूरत में है तो उसके इवन इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है उसको करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे, और एक एक्टिविटी की मदद से इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे इसी लेक्चर में। और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, जो यहाँ पे हम कंडक्टर ले रहे हैं वो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे और उसमें से जब करंट पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको स्केच करेंगे और उसके पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे। लेक्चर का आगाज करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, ये आप इनको अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी को, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड हासिल किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जा सकती है। आज तो हमें ये पता है, लेकिन पहली दफ़ा ये रिलेशनशिप डिस्कवर हुआ 1819 में। ये रिलेशनशिप पहली दफ़ा H.C. ऑर्स्टेड ने डिस्कवर किया। वो एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, उसमें लेक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करते वक्त उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि वायर में से जब करंट पास हो रहा है तो साथ पड़ी हुई जो कंपास है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। और हम ये जानते हैं कि जो कंपास है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से। वो जो कंपास है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से। तो चूंकि कंपास की नीडल ने डिफ्लेक्ट किया तो ये एक इशारा था, एक हिंट थी कि सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और हुआ क्या था? सराउंडिंग में एक वायर में से करंट पास हुआ। तो वायर से करंट पास होने का मतलब है कि इस एक्टिविटी के नतीजे में सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आई। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए जो H.C. ऑर्स्टेड है, इसने अनाउंस किया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है। आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट हासिल कर सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम फिर कंक्लूड कर सकते हैं इस सारी बात को कि एक स्टेडी करंट जब एक कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से पास होगा तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसकी शेप क्या है, कंडक्टर जो है वो किस टाइप का डिज़ाइन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो फीचर्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि जब भी कोई वायर है या कोई और कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। स्टूडेंट्स, दूसरी हेडिंग हम लेंगे और इसमें एक एक्टिविटी की मदद से इसी चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि वाकई ऐसा होता है, और फिर उस एक्टिविटी में आने वाली ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक वायर से करंट पास होने के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, उसको अगर हम समझें तो एक एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी ये है कि आपको एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। उस कार्डबोर्ड में आपने एक होल कर लेना है और कार्डबोर्ड को ओरिजेंटल पोजीशन में रख के उसमें ओरिजेंटल होल कर लिया, और उस होल में से आपने कोई वायर जो है वो पास करनी है। वायर कोई कंडक्टर की भी हो सकती है, लेकिन कॉपर की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो थिक कॉपर वायर उसमें से आप पास करवा दें। कार्डबोर्ड में होल किया, उस होल से थिक कॉपर वायर जो है वो पास कर दी, और ये थिक कॉपर वायर जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि हम जो अपनी हेडिंग हमने बनाई है
या जो अपनी लर्निंग आउटकम हम देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये कहा गया कि अगर वायर जो है वो कॉइल नहीं की गई, इसको टर्न नहीं किया गया बल्कि स्ट्रेट है, अगर वायर को आप कॉइल कर देते हैं ना तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। वो आगे आने वाला एक लेक्चर होगा जिसमें देखेंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फीचर्स अलग हैं। लेकिन वायर अगर स्ट्रेट फॉर्म के अंदर मौजूद है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, हटके हैं। तो हम चूँकि स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने जा रहे हैं, तो फिर हम अपनी एक्टिविटी में रेफरेंस देंगे कि जो हम कॉपर वायर सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट कॉपर वायर है, कार्डबोर्ड में होल किया, उसमें से उसको पास करा दिया। साथ ही हमने जो कंपास नीडल्स हैं वो प्लेस कर देनी है कार्डबोर्ड में, जहाँ से हमने वायर को पास किया उसकी सराउंडिंग में कंपास को जो है वो प्लेस कर देना है। कंपास को प्लेस करना है तो उसमें हमने एक आइडिया ले लेना है कि जो वायर है वो एक तरह एक सर्कल का सेंटर बना रही है। वो जो वायर है कोई एक सर्कल है, उसके सेंटर के तौर पे एक्ट कर रही है। इस चीज़ को सामने रखते हुए हम थोड़ा सराउंडिंग पे अपनी कंपास नीडल को जो है वो प्लेस कर देंगे। जैसे ही हम कंपास नीडल को प्लेस करेंगे तो अभी करंट पास नहीं किया है, तो जो कंपास नीडल है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो डायरेक्शन उस नीडल की, कंपास की जो नीडल्स हैं उनकी अपनी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ होती है। नॉर्थ साउथ इसलिए होती है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जो कंपास नीडल है वो पॉइंट आउट करती है नॉर्थ ऑफ द अर्थ। वो बताती है कि जहाँ पे कंपास को प्लेस किया गया है उस जगह से अर्थ का नॉर्थ किधर है और अर्थ का साउथ किधर है। तो इसी पर्पस के लिए कंपास को इस्तेमाल किया जाता है। और पास में वो लोग जो सेलर्स थे, बैरी सफ़र करते थे, तो समंदर में डायरेक्शंस का आइडिया लेने के लिए वो फिर इसलिए इस कंपास का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि जो अर्थ है उसका नॉर्थ किस साइड पे और साउथ किस साइड पे है। तो स्टूडेंट, जब तक हमने वायर से करंट पास नहीं किया है, जो कंपास नीडल्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ है। अब हमने उस वायर में से करंट पास कर देना है। जब उस वायर में से करंट पास करेंगे तो जैसे ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाया कि वायर से करंट पास करेंगे तो वायर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करवाएगा डायरेक्शन ऑफ द नीडल्स ऑफ कंपास। तो जैसे ही हम करंट पास करवाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो कंपास की नीडल्स हैं वो रोटेट करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं और अपने आप को रीअलाइन करती हैं। और उनकी जो रीअलाइनमेंट है वो अपने आप को जो नई डायरेक्शन देती हैं, वो नई डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट टू दी सर्कल। क्योंकि जैसे ऊपर बात की कि हमने सपोज किया कि वो वायर जो है एक सर्कल का सेंटर अगर बना रही है, तो फिर हम एक जगह के ऊपर जो है सराउंडिंग पे कहीं एक जगह हमने वो कंपास जो है वो प्लेस कर दिया। उसकी नीडल पहले मिसाल के तौर पे इस तरफ अगर नॉर्थ है, फर्ज कर लो इधर साउथ है, तो उसकी नीडल पहले इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद थी, उसकी डायरेक्शन इनिशियल फर्ज कर लो ये इनिशियल डायरेक्शन थी। लेकिन अब आप देखो तो नीडल जो है उसकी डायरेक्शन बदल चुकी है, वो रीअलाइन हो चुकी है। अब रीअलाइन होके वो नीडल एक ऐसी डायरेक्शन पे मौजूद है कि अगर यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस को जोड़ के अगर हम एक पूरा सर्कल बना लें, तो फिर नीडल की डायरेक्शन बताती है कि कोई पॉइंट हम ले लें सर्कल पे, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी नीडल की भी वही डायरेक्शन होगी। दूसरे लफ्ज़ों में नीडल जो है कंपास की नीडल, उसने अपने आप को टेंजेंशियल टू सर्कल अरेंज किया, यानी सर्कल के टेंजेंट पे जो डायरेक्शन होगी वही उस नीडल की डायरेक्शन होगी। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और वो ये है कि आप कंपास वहाँ से उठा लें और जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स कहने का मतलब ये है कि आयरन के बहुत ही बारीक छोटे छोटे जो ना पीसेस, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं, वो अगर हम सराउंडिंग पे फेंक दें तो वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को सर्कल के अंदर अरेंज कर लेंगे। यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप हो गया। उस मैग्नेटिक फील्ड की अपीयरेंस कुछ इस तरह से है कि
जो चूँकि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने आप को सर्कल्स के ऊपर अरेंज करती हैं। हम मुख्तलिफ सर्कल्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं जिनका सेंटर एक ही होगा ये वायर। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ले सकते हैं, कुछ आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर हैं, कुछ आयरन फिलिंग्स जो हैं वो इस सर्कल के ऊपर हैं, कुछ आयरन फिलिंग्स जो हैं वो उसके बाहर वाले सर्कल पे। इस तरह बहुत सारे सर्कल्स जो हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेट हुई हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ उसके जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस सर्कुलर हैं, तभी तो आयरन फिलिंग्स जो है वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हुई हैं। और यहाँ नीडल की जो डायरेक्शन है मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर हम कंपास को या ज़्यादा कंपास हो उनको एक सर्कल बना के रख दें। तो जैसे यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हो कई एक कंपासेस थे, उनको एक सर्कुलर अरेंजमेंट में रख दिया तो पता चला कि ये जितनी भी नीडल्स हैं वो अरेंज हो रही हैं एक सर्कुलर पैटर्न में और नीडल की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में एट दी सर्कल। यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर है। इन्हीं कंपासेस को अगर यहाँ से उठा के पीछे थोड़ा लेके जाएं, इस पोजीशन पे थोड़ा पीछे कर लें तो यहाँ पे दोबारा से हमें इनकी अरेंजमेंट इसी तरह से मिलेगी, एक और सर्कुलर अपीयरेंस मिलेगी। इन्हीं कंपासेस को थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर लें, थोड़ा आगे करीब कर लें तो फिर हमें यहाँ पे करीब की तरफ जो है वो एक सर्कल मिलेगा। अगेन नीडल्स की अरेंजमेंट वही रहेगी कि ऐसे लग रहा होगा कि जैसे एक सर्कल में टेंजेंट ड्रा करें तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इन नीडल्स की है। तो जो फील्ड लाइंस की अपीयरेंस हमें मिल रही है वो सर्कुलर मिल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुआ है वो सर्कुलर वे में सेटअप हुआ है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर है। तो दो तरह से हमें पता चल गया आयरन फिलिंग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और कंपास नीडल की जो डायरेक्शन है, दोनों ही पॉइंट आउट करती हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर है। अब ये जो फील्ड लाइन सर्कुलर है ये कंक्लूजन में भी हम लिखेंगे, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कीमती है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। और इसमें रेफरेंस याद रहे कि स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो नीडल्स की डायरेक्शन है, जब करंट पास हुआ है वायर में से तो नीडल्स की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आपको एक तो ये एग्जाम में काम आएगा, दूसरा आगे एक हमारा टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ। तो जब एम्पेयर लॉ हम पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें भी ये पॉइंट जो है वो रिपीट होगा, बल्कि इसी पॉइंट को बुनियाद बना के एम्पेयर ने एक अपना लॉ जो है वो ड्राइव किया था जिसको हम एम्पेयर्स लॉ कहते हैं। तो अगले टॉपिक में भी ये मदद करेगा। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम जो करंट पास हो रहा था वायर में से उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, डायरेक्शन अपोजिट कर दें। पहले अगर करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो बाद में हम करंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं ना तो जो नीडल्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी स्टूडेंट। ये भी एग्जाम में एमसीक्यू को बनाने के लिए पॉइंट एमसीक्यूज में शामिल कर लेते हैं। एक एमसीक्यू जो बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड through when a current passes through a straight wire या straight कंडक्टर। तो वहाँ से जो ट्रू वाली स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं उनको बनाने के लिए ये एक अच्छा जो है वो पॉइंट हो सकता है उसको शामिल करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि जब आप करंट की डायरेक्शन इन्वर्स करोगे, उसको अपोजिट कर दोगे तो जो नीडल्स की डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी। पहले मिसाल के तौर पे यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं तो पहले एक नीडल जो है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे जो नीडल है वो अब इस तरफ जो टेंजेंट है उसके अपोजिट साइड पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उसको पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे ले लेते हैं बिल्कुल उसी तरह की लाइन। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जो नीडल है वो पॉइंट आउट कर रही है, यानी नॉर्थ जो है वो बदल गया। पहले फर्ज कर लो नॉर्थ इस तरफ अपेयर हो रहा था, नीडल नए मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल अगर इस तरफ शो कर रही थी, अब जब डायरेक्शन हमने करंट की रिवर्स की है तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और साउथ पोल रिवर्स हुआ।
तो पहले नॉर्थ और तरफ था, अब नॉर्थ दूसरी तरफ जो है वो चला गया। या इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं कि करंट चेंज होने से ज़ाहिर है जब मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो नीडल की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स होगी। एक और चीज़ कि जब हम करंट जो पास हो रहा है वायर में से उस करंट को स्टॉप कर दें, करंट की वैल्यू ज़ीरो कर दें, तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा? तो जवाब है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा जब करंट आपने ज़ीरो कर दिया। फिर नीडल्स की डायरेक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नीडल्स की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो इनिशियल थी, यानी जब करंट इनिशियली पास नहीं किया था उस वक्त भी जो नीडल्स हैं वो पॉइंट आउट कर रही थी अर्थ का जो नॉर्थ साउथ पोल है, ये अर्थ की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अर्थ का जो नॉर्थ है, अर्थ का जो साउथ है, उसको नीडल्स पॉइंट आउट कर रही थी। बाद में जब आपने करंट पास किया नीडल्स डिफ्लेक्ट हुई, डायरेक्शन जो है वो और हमें मिल गई। लेकिन अब जब हम करंट ख़त्म करेंगे, स्टॉप कर देंगे, तो हमें दोबारा से जो नीडल्स हैं वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती हुई नज़र आएंगी। इन सारी बातों को सामने रखते हुए एक फिगर हम बना सकते हैं जो यहाँ पे आपको शो किया गया कि इस पहले हिस्से में करंट की जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और इसमें ये कंडक्टर या वायर को ये जो लंबी लाइन है उसको इंडिकेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में एंटी क्लॉकवाइज हैं, नीचे से ऊपर की तरफ है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलो या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलो, एक ही बात है। लेकिन जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन जो है वो इन्वर्स की है, अपोजिट की है, ऊपर से नीचे की तरफ लाए हैं, तो डाउनवर्ड करंट हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन भी बदल गई है, वो क्लॉकवाइज अब है, पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, अब उनकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो एरो अपवर्ड है, तो यहाँ पे एरो जो है वो डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यही ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया कि करंट की डायरेक्शन जब बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी, तो अकॉर्डिंगली नीडल्स जो हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब करंट जो है वो अपवर्ड है तो इसने एंटी क्लॉकवाइज होना है, और जब करंट डाउनवर्ड है तो इसने क्लॉकवाइज होना है, या कोई और बात है? हमें कैसे पता चलेगा सिंपली कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसके लिए एक रूल है जो कि इस लेक्चर में आखिर में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको डायरेक्शन का भी आइडिया हो जाएगा। अभी हम ज़रा कंक्लूजन्स देख लेते हैं, जितनी एक्टिविटी हमने डिस्कस की उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है जब वायर से करंट पास करते हैं। इसकी जो लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो सर्कुलर है, और उनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो है सर्कुलर। क्यों? क्योंकि जो वायर है वो स्ट्रेट वायर है, अगर स्ट्रेट वायर होगी उसमें से करंट पास होगा। जैसे एक्टिविटी हमने की तो पता चला कि उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में अपेयर होती। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसी वक्त मौजूद रहता है, तब तक रहता है जब तक करंट जो है वो कंडक्टर से या वायर से पास हो रहा हो। जैसे ही आप कंडक्टर में से करंट की वैल्यू ज़ीरो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से भी हम एक कंक्लूजन के अंदर से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है वो किसी और वजह से नहीं हो रहा, वो करंट ही की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लास्ट में हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं या लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन अगर हमने निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स किसकी हैं? मैग्नेटिक फील्ड की हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन निकालने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इसको राइट हैंड रूल से निकाला जा सकता है। अब राइट हैंड रूल 2-3 है जो हमने इसी चैप्टर में मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिस्कस करना है, तो फिर फ़र्क करने के लिए साथ 1 2 3 लगा देते हैं। तो ये जो राइट हैंड रूल है ये राइट हैंड रूल 1 है, जो कि स्ट्रेट वायर से जब करंट पास होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ये राइट हैंड रूल 1 इस्तेमाल होता है। बड़ा सिंपल सा है। इसका पहला पॉइंट ये है कि आप अपने दाएं हाथ का जो राइट हैंड है,
राइट हैंड का जो थंब है उसको पॉइंट आउट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब हमारा उस डायरेक्शन में होना चाहिए जो करंट की डायरेक्शन है, जिधर करंट जा रहा है उधर राइट हैंड का थंब आप कर लें। फिर जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की उनको कर्ल करें, उनको मोड़ें। जब आप उनको कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे उस वायर को एक तरह से ग्रैब करने के लिए, तो वो जो कर्ल्ड या मुड़ी हुई फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो पॉइंट आउट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ये स्पेसिफिक डायग्राम है, इसमें हमने करंट अपवर्ड शो किया और राइट हैंड जो है हमारा उसमें जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे, यानी करंट अपवर्ड है तो थंब भी अपवर्ड हो। तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको फिर हम कर्ल करेंगे अराउंड द वायर। तो जैसे ही हम उसको अराउंड द वायर कर्ल करेंगे तो वो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेसिफिक डायग्राम में जो हमें मिल रही है वो क्लॉकवाइज मिल रही है। तो इसमें कोई से भी डायरेक्शन आए, आपने जो रूल है वो याद रखना है कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो पॉइंट आउट करेंगी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रूल है ये हम कन्वेंशनल करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऊपर बात की। तो जो कन्वेंशनल करंट है स्टूडेंट वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। तो जितने भी नॉर्मल लॉज वगैरह हम डिस्कस करेंगे वो कन्वेंशनल करंट के ऊपर बेस कर रहे हैं, या कन्वेंशनल करंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो फिर तरीकाकार यही रहेगा, लेकिन जो हाथ है वो चेंज हो जाएगा। राइट हैंड की बजाय आप लेफ्ट हैंड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात होगी फिर लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे और जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो जो उसकी कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो हमें बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तरीकाकार वही होगा थंब के लिए भी और कर्ल्ड फिंगर्स के लिए भी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा तो लेफ्ट हैंड और अगर कन्वेंशनल करंट है तो राइट हैंड। नॉर्मली चूँकि हम अपनी थ्योरी में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कन्वेंशनल करंट को ही सर्किट्स वगैरह में फॉलो करते हैं या फिजिक्स में फॉलो करते हैं, तो कन्वेंशनल करंट के लिए राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो भी कंटेंट था हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फैलोस के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।